हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्वावलंबन का जो क्वेश्चन करवा रहे थे उसी का आज पार्ट 2 करवा रहे हैं हम। इसमें बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 फ्रेंड्स स्टार्ट अ रेस टुगेदर, दे रन फॉर 88 मीटर, X turns right and runs 35 meter while Y turns left and runs 45 मीटर। डायरेक्शन का क्वेश्चन करने से पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, और ईस्ट किस साइड है और वेस्ट किस साइड है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक्स और वाई दो फ्रेंड हैं और ये दोनों एक रेस स्टार्ट करते हैं। दोनों ही इस रेस को 88 मीटर तक चलते हैं और फिर वे दोनों मुड़ जाते हैं, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। एक्स टर्न्स राइट, यहाँ लिखा हुआ है एक्स किधर घूमता है, राइट की तरफ। तो ये जो एक्स है वो मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ से राइट की तरफ मुड़ जाएगा। दोनों एक ही पॉइंट से हमें देखना है क्योंकि दोनों एक ही जगह से रेस स्टार्ट किए थे। इस वर्ड को आप लोग ध्यान देंगे, इस वर्ड पे, इस पॉइंट पे। तो एक्स टर्न हो जाता है राइट की तरफ और 35 मीटर वो चलता है, और वही वाई जो है वो अपने लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है। वाई इस साइड मुड़ जाता है लेफ़्ट की तरफ और एक्स राइट की तरफ मुड़ जाता है, और वाई कितना चलता है, 45 मीटर। उसके बाद क्या है, देन एक्स टर्न्स लेफ्ट। एक्स पहले राइट में मुड़ा था, एक्स ऐसे गया और अपने राइट में मुड़ा, और उसके बाद अब इसकी फेस किधर है, इस साइड है, फेस इधर है, और अब वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा है। तो उसका ये राइट हैंड होगा और ये लेफ़्ट हैंड होगा, तो वो किधर मुड़ रहा है, लेफ़्ट की तरफ, यानी कि एक्स जो है वो इस साइड मुड़ रहा है और मुड़ के कितना चल रहा है, 12 मीटर। उसी तरह से वाई टर्न्स राइट, इस इधर राइट, अब वाई जो है वो इस साइड चल रहा था, तो वाई का राइट इधर हो गया और लेफ़्ट इधर हो गया। जैसे आप खुद भी अपने जगह पे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका राइट और लेफ़्ट किधर है। आप खुद को वहाँ पे लेके सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो ये किधर मुड़ रहा है, वाई टर्न्स राइट, यानी वाई राइट की तरफ मुड़ेगा और ये भी 12 मीटर ही चलेगा। तो हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स नाउ फ्रॉम ईच अदर, यानी ये दोनों दोस्त 12-12 मीटर चले हैं और रुक गए हैं। तो अब आपको बताना है कि ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो कितने दूर हैं एक दूसरे से। तो जो दूरी ये है वही दूरी हमारी ये होगी। तो ये 45 प्लस 35 कितना होता है, 80, यानी 80 मीटर दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था डायरेक्शन का। सिर्फ थोड़ा सा एक पॉइंट पे हमें ध्यान देना था कि जो दोनों फ्रेंड हैं वो अलग अलग जगह से नहीं चल रहे हैं, दोनों सेम जगह से चल रहे हैं। यानी कि आपको पॉइंट जो लेना है दाएं बाएं मुड़ने का वो एक ही जगह से लेना है, ना कि एक्स यहाँ से चल रहा है तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। नहीं, आपको एक ही पॉइंट से लेफ़्ट और राइट दोनों घुमाना है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते तो आपकी 10 मीटर बढ़ जाती, मतलब लेंथ आपकी बढ़ जाती और आंसर रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप विच एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू इज़ नोन एज, यानी सबसे फास्ट मेमोरी टाइप कौन सा है इन ऑप्शन में जो कि रैम और सीपीयू के बीच एक बफर का काम करता है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, बल्कि कैशे मेमोरी का आपने नाम सुना होगा, जिसे कैचे भी कहते हैं, कैचे मेमोरी का। ये स्मॉलर भी है और फास्टर मेमोरी है, और ये कॉपीज़ जो है वो डाटा को कॉपी करता है, स्टोर करके रखता है मेन मेमोरी लोकेशन में। तो आपका आंसर इसमें नन ऑफ द ऑप्शन होगा। इट स्टोर्स कॉपी ऑफ द डाटा फ्रॉम फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशंस, यानी मेन मेमोरी लोकेशन में जो भी डाटा यूज़ किए जाते हैं उसे ये स्टोर करके रखता है, उसकी कॉपी बना के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स की। गौरी वेंट टू अ स्टेशनर्स, यानी स्टेशनरी यहाँ पे होना चाहिए, स्टेशनर्स एंड बाउट
थिंग्स वर्थ ₹25 आउट ऑफ विच 30 पैसे वेंट ऑन सेल्स टैक्स ऑन टैक्सेबल। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन, ओ अच्छा, इसी टाइप की क्वेश्चन मैंने कल के भी वीडियो में करवाया हुआ है, पर क्वेश्चन का ये नंबर्स दूसरे हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन चेंज है। गौरी की स्टेशनरी के में गई स्टेशनर के पास और वहाँ उसने 25 रुपये का कोई सामान खरीदा जिसमें कि 30 पैसे वेंट ऑन सेल्स टैक्स। 25 रुपये में उसने 30 पैसे, यहाँ रुपए है और ये है पैसे, 30 पैसे उसका चला गया क्या चीज़ में, सेल्स टैक्स में, ऑन टैक्सेबल परचेजेस। यानी उसने कुछ सामान टैक्स वाले ख़रीदे थे और कुछ सामान बिना टैक्स के खरीदे थे विदाउट टैक्स। इफ़ द टैक्स रेट वाज 6%, अगर उसने जो सामान खरीदे और उसका टैक्स रेट 6% था, तो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम, तो टैक्स फ्री आइटम जो है विदाउट टैक्स वाले उसका दाम कितना था, कॉस्ट कितना था, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो टैक्सेबल परचेज़ है उसे एक्स मानते हैं, यानी टैक्स वाले जो सामान है उसे हम एक्स मानते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 6% जो है इस एक्स का इक्वल है किसका, 30 पैसे का। और 30 पैसे को हम लिख सकते हैं 30/100, क्योंकि हम रुपीज़ में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर सारे रुपीज़ में है, तो रुपीज़ में बदलने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, ये तो पता होगा आप सबको। तो अब बस इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए और जो एक्स हमने माना है टैक्सेबल आइटम जो है, सॉरी हाँ टैक्सेबल आइटम जो है वो, तो इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो x यहीं रहेगा, ये 30/100 इस साइड रहा, और ये जो 6% है इसे हम 6/100 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 100 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे, तो इस तरह से 100 कट गया आपका, और 6 5 is 30, यानी x की वैल्यू क्या निकली, 5। यानी कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम्स हमें निकालना है, और ये x क्या निकला, टैक्स वाला आइटम। तो बस हम क्या करेंगे, 25 जो था उसमें हम 5 प्लस करके 0.30 से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 90.70 रुपीज़ 19। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे सॉल्व करा, और आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये जानना होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, व्हाट इज़ IoT। IoT का मतलब हुआ कि वैसी चीज़ें जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और वो जैसे कि आपने सुना है नाम, एलेक्सा का नाम सुना होगा। एलेक्सा जो है वो क्या है, इसमें हम लोग कहीं भी बैठे हुए हैं और वो दूर में है रखा हुआ, और उससे हम सवाल कुछ भी करते हैं तो वो हमें तुरंत बता देती है, उसका जवाब दे देती है। तो ये एलेक्सा जो है वो क्या है, एक तरह का इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एग्जाम्पल है। हम एक कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे के एक कोने में यहाँ AC रखा हुआ है, पर यहाँ हम अपने बेड पे बैठे बैठे रिमोट से इसे ऑन कर देते हैं। TV है यहाँ रखी हुई, इसे खुद से हम बैठे बैठे ऑन कर देते हैं। तो ये सब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो हमारी लाइफ को काफ़ी ईज़ी बना दिया है। और ये क्या पे काम करते हैं, सेंसर्स पे काम करते हैं, प्रोसेसर्स पे और कम्युनिकेशन हार्डवेयर पे। यानी वे हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे इशारों को समझते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं, और फिर वे उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसमें बताना है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं, इनमें से कौन से एग्जाम्पल में चीज़ है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो आजकल हर डिपार्टमेंट में हर जगह यूज़ की जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, पेस्ट कंट्रोल हो। पेस्ट कंट्रोल मीन्स जो ये एग्रीकल्चर में जो कीड़ों मकोड़ों को, बैक्टीरियाज वगैरह को भगाया जाता है दवाओं के ज़रिए, तो वो भी ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा किया जाता है। स्मार्ट होम एप्लीकेशन हम लोग घर में
इस तरह के जस्ट मैंने एग्जांपल बताया वो यूज़ कर रहे हैं। हेल्थ केयर में भी यूज़ कर रहे हैं, जो सीटी स्कैन मशीन वगैरह है या जो भी मशीन्स यूज़ करते हैं हम लोग हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, तो वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ही एग्जांपल है। जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया। वेस्ट मैनेजमेंट में भी इसकी यूज़ हो रही है, तो नन ऑफ द ऑप्शन होगा, यानी इनमें से कोई एक ऐसा भी ऑप्शन नहीं है जहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि सब जगह किया जाता है, तो नन ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश ग्रामर का। इसमें चूज़ करना है इम्प्रूव की ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये इम्प्रूव होगा या नहीं। तो पढ़ते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पे देख सकते हैं टीचिंग समथिंग मोस्ट इवन दैन मोस्ट अदर प्रोफेशंस। यहाँ पे टीचिंग को कंपेयर किया जा रहा है दूसरे प्रोफेशंस के साथ। तो आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा अगर इंग्लिश ग्रामर में, तो ये क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें जब कोई चीज़ को कंपेयर की जाती है दूसरी चीज़ के साथ, तो वहाँ पे हम लोग सेकेंड जो होती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन उसे यूज़ करते हैं। और सेकेंड में क्या होता है कि यहाँ पे मोर ई आर लगा हुआ होता है या मोर दैन इस टाइप का कुछ होता है यूज़। तो यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है तो ये गलत है। यहाँ पे मोस्ट की जगह क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। मोस्ट कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब किसी तीन या तीन से अधिक चीज़ों के बीच कंपेयर करते हैं, और अगर किसी दो चीज़ के बीच कंपेयर करते हैं तो मोर का यूज़ होता है। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है और जीके का भी क्वेश्चन है। ये ओलंपिक 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि कहाँ पे हुई थी, टोक्यो शहर में, जापान के टोक्यो जो राजधानी है वहाँ पे हुई थी। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा मैच नहीं है करेक्टली, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस है, तीनों में से कौन से ये है जो फॉल्स है। तो मीराबाई चानू इन्होंने क्या जीता था, ये किस चीज़ में खेलती हैं। तो मीराबाई चानू जो है वो ब्रॉन्ज नहीं जीती थी, ये जीती थी क्या, सिल्वर। तो एक तरह से क्या हुआ, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, गलत हो गया, क्योंकि ये क्या जीती थी, सिल्वर जीती थी। और ये 40 kg वोमेंस कैटेगरी में खेलती हैं। और पीवी सिंधु ने जीता था ब्रॉन्ज, तो ये भी रॉन्ग दिया हुआ है। और ये वोमेन सिंगल्स में खेली थी बैडमिंटन में। और रवि कुमार दहिया इनका फुल नेम है, और ये सिल्वर जीते थे। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। और ये मेंस 57 kg कैरेक्टरी फ्री स्टाइल में रेसलिंग में खेलते हैं। रेसलिंग जो होता है कुश्तीबाजी। तो इनमें सिर्फ 1 और 2 जो है वो रॉन्ग है और 3 सिर्फ सही है। तो इसमें पूछा गया है विच इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। तो 1 एंड 2 जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए ए नंबर, ये सही है हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें कोड लैंग्वेज में दी गई है, और इस कोड लैंग्वेज में आपको डिकोड करके बताना है कि क्या होगा। अगर पोज को इस तरह से लिखा जाता है तो टाइप को किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि ये जो पोज है POSE, इसमें इसको क्या लिखा गया है, OQ, यानी O के पहले क्या होता है, P के पहले क्या होता है O, और P के बाद क्या होता है Q, तो उसे लिखा गया है OPQ। इसी तरह से O के पहले और बाद क्या होता है, तो O के पहले क्या होता है N, और इसके बाद क्या होता है O के बाद P। उस तरह से S के पहले और बाद क्या होता है, तो S के पहले होता है R और S के बाद T। E के पहले क्या होता है, तो D, और E के बाद क्या होता है F। यानी कि हर लेटर का एक सक्सेसर और एक प्रेडिसेसर दिया हुआ है, यानी पहले क्या होता है और फिर क्या होता है। तो इस तरह से आपको टाइप का भी बताना है कि टी के पहले क्या होता है, ये देखेंगे, फिर वाई और पी दोनों का। तो टी के पहले क्या हो जाएगा एस, और टी के बाद यू, वाई के पहले एक्स, वाई के बाद जेड, पी के पहले ओ, पी के बाद क्यू, ई के पहले डी और ई के बाद एफ। यानी एस यू एक्स जेड ओ क्यू डी एफ, ये ऑप्शन किस में है, वही आपका सही आंसर है। तो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी सही हुआ। तो ये बहुत जल्दी से डिकोड होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है,
और ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ध्यान से इसे पढ़ के सॉल्व करना होगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। PQRSTUVWX टोटल 9 हाउसेज हैं और इसमें उनकी पोजीशन यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ साउथ का जो ये होता है डायरेक्शन वो जान लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और देन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आर इज, इसे बिल्कुल बहुत ही ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा, और यहाँ जब मैं ड्राइंग बनाऊंगी उससे बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी भी इधर उधर होगी तो आपको नहीं समझ आएगी बातें। आर इज़ 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू। आर जो है वो क्या है, क्यू के ईस्ट में है, कितना, 2 किलोमीटर, यानी ये क्यू है यहाँ पे, और क्यू का ईस्ट क्या हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया, इधर वाला डायरेक्शन। तो इधर वाला डायरेक्शन में आर बैठा हुआ है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 2 किलोमीटर है। P इज़ 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q। P जो है वो Q के नॉर्थ में है, और कितना नॉर्थ में है, 1 किलोमीटर। W इज़ 2 किलोमीटर साउथ ऑफ P। W जो है वो P के साउथ में है लेकिन 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी होगी, और यहाँ भी 1 किलोमीटर और दूरी हो जाएगी, तब यहाँ पे W की दूरी P से हो जाएगी 2 किलोमीटर। तो यहाँ W का हमने लिख लिया। देन V इज़ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ W। V जो है, V इसे V बोलते हैं, V नहीं बोलते। तो V जो है वो W के वेस्ट में है, तो W का वेस्ट क्या हुआ, इस तरफ हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ, लेफ़्ट साइड में। तो इधर क्या है, V और वो दोनों के बीच दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की। वाइल S इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ V। V जो है इसके ईस्ट में, यानी राइट साइड में, ईस्ट का डायरेक्शन देख रहे हैं ना किधर है, इस साइड है। तो V के ईस्ट के तरफ 3 किलोमीटर पे कौन बैठा हुआ है, तो 1 किलोमीटर यहाँ पे है, तो ये 2 किलोमीटर हुआ और 3 हो गया टोटल, और यहाँ पे है कौन, S है। U इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ V। U जो है वो V के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, यानी ये 1 और 1 2 हुआ, तो यहाँ भी 1 और 1 हम 2 जाएंगे, और यहाँ पे कौन है, U बैठा हुआ है, ठीक है। 2 किलोमीटर टोटल दूरी है किसकी, U और V की। उसके बाद है X इज सिचुएटेड जस्ट इन द मिडिल ऑफ Q एंड R। Q और R जो है इन दोनों के बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ है, X बैठा हुआ है, और दोनों के बीच X से Q के बीच की दूरी हो गई 1 किलोमीटर, और X से R के बीच की दूरी होगी 1 किलोमीटर। देन T इज़ जस्ट इन द मिडिल ऑफ W एंड S। उसी तरह से W एंड S के बीच में कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है। W से T के बीच दूरी होगी 1 किलोमीटर, और T से S की दूरी होगी 1 किलोमीटर। तो यहाँ बताना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन R एंड S। तो R एंड S, यानी इस लाइन को आप नहीं भी करते तो चलता, ये वाली चीज़ आप नहीं भी पढ़ते तो चलता, क्योंकि यहाँ पे R और S के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे Q और W की जो दूरी होगी वही R और S के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ 1 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो गया, 1 किलोमीटर ही हो गया, यानी आपका ये आंसर कौन सा सही है, आंसर ए आपका सही है। तो आई थिंक जो प्रैक्टिस करते होंगे ना, तो उनके लिए तो ये बहुत ही हल्का ईजी वाला क्वेश्चन होगा, और जो नहीं करते होंगे तो उन्हें ध्यान से देखने की ज़रूरत थी, और थोड़ी सी टाइम टेकिंग वाली क्वेश्चन थी, जो कि अक्सर होता है मेधावी एग्ज़ाम में, टाइम कम होता है और टाइम किल करने वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ लिस्ट सिक्योर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें कि हम लोग डाटा ट्रांसफ़र जब करते हैं तो वो सबसे कम सिक्योर होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढ पाई थी, लेकिन मुझे उसमें कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं इसका आंसर कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे जो लगा वो सी लगा मुझे, TFTP, ये लिस्ट सिक्योर प्रोटोकॉल है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिमिलर सेट बताना है कौन सा है, तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया क्या है कि हमें बताना है कि इनमें से सिमिलर सेट कौन सा है।
तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना क्वेश्चन जिससे किससे हम कंपेयर करेंगे कि सिमिलर सेट कौन सा है। वैसे अगर हमने कुछ लॉजिक के हिसाब से सॉल्व किया था तो ये तीनों सिमिलर थे और ये जो है थोड़े से एक अलग हटके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ई तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन मिसिंग है जिन्होंने भेजा था, उनमें तो ऐसा ही था और एग्ज़ाम में भी ऐसा ही आया है क्या, ये तो मैं नहीं कह सकती। पर यहाँ पे कहा गया है फाइंड द सेट दैट इज़ सिमिलर टू द गिवन सेट। तो यहाँ पे तो कोई गिवन सेट है ही नहीं, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का जो है वो देखते हैं। लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर डैट विल डिवाइड 1305, 4665, 6905 को लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यानी n एक सबसे बड़ा नंबर है जिसको कि जब डिवाइड किया जाता है इन तीनों से तो सब में बराबर रिमाइंडर आते हैं, एक जैसे रिमाइंडर आते हैं। तो बताना है कि वो जो नंबर है वो उस नंबर का सम ऑफ द डिजिट्स क्या होंगे, यानी जो भी नंबर है उस नंबर का डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे HCF निकालना है किसका, n जो है वो इक्वल है HCF ऑफ इन सब के माइनस का। तो सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा है उसको एक दूसरे से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। तो 6905 को 4665 से अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा 2240। देन हम माइनस करेंगे 6905 और 1305 को, तो हमारा आंसर क्या आता है, तो वो है 5600। एंड लास्ट में हम करेंगे 4665 को 1305 से, तो हमारा आंसर क्या आता है 3360। इन सब का हमें HCF निकालना है। तो इन सब का कॉमन HCF है जो आएगा वो है 1120। यानी n जो है हमारा यही है वैल्यू। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था आपको, बस HCF डायरेक्टली इन नंबरों को माइनस करके, मतलब अपने से बड़े से छोटे को माइनस करके डायरेक्ट निकालना था। मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है b माइनस a, c माइनस b और c माइनस a। इसे आप कहीं लिख लें। तो हम इस तरह से इसे सॉल्व करना था आपको और बस अब इसके सम कर देना, इस नंबर के डिजिट्स को सम कर देना है। तो इनके डिजिट्स क्या है 1120, यानी 2 1 3 और 1 4। ये आपका हो गया सम, यानी ऑप्शन ए सही है। ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ द डिजिट्स वाला, उसमें हमें इस तरह से निकालना होता है माइनस करके और उसका डायरेक्ट HCF निकाल देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से ही रिलेटेड है। इससे पहले जो मैंने कल का जो वीडियो डाला हुआ था पार्ट 1 जो इसका डाला हुआ है, उसमें मैंने पूरे अच्छे से बताया है कि कौन से कंट्री नंबर 1 पे है, 2 पे है। तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग बताई गई, पूछा गया है। तो अगर आपको इंडिया की रैंकिंग पता होगी तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर लेंगे और टॉप किसने किया है वो बताना है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी 46 और टॉप किसने किया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो वो हो गया स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि और किसी ऑप्शन 46 है ही नहीं। और इसमें नन ऑफ द भी हो सकता था, लेकिन ये दोनों सही आंसर है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एरर से क्वेश्चन है, स्पॉट एरर बताना है, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। इफ़ देर इज़ नो एरर चूज ऑप्शन ई। इट इज़ अ रेनी डे वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बट टू स्टे इन होम एंड वॉच अ मूवी। यानी बारिश का दिन है और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे बल्कि घर में रहेंगे और मूवी देखेंगे। तो इसमें क्या है, इट इज़ अ रेनी डे वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बट टू स्टे इन होम वॉच अ मूवी। यहाँ पे सारे सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है स्टे इन होम। जब हम घर पे होते हैं तो उसे कभी भी इन होम नहीं लिखते हैं, इन होम गलत हो जाएगा, बल्कि क्या लिखते हैं एट होम लिखते हैं। तो यहीं पे ये एरर है, यानी सी वाले पार्ट में एरर है। और सी वाला पार्ट किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसमें एमएस ऑफिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये, कि एमएस ऑफिस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो एमएस ऑफिस का बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। तो इनमें सब में हम अलग अलग काम करते हैं। एक्सेल में कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, पीपीटी में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, वर्ड में कुछ लिखते हैं, पीडीएफ वगैरह रेडी करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बताना है कि करेक्ट कौन सा है। पीडीएफ कैन बी इंसर्टेड ऑन अ पेज, तो ये काम एमएस वर्ड वगैरह में हम लोग कर सकते हैं। इमेज कैन बी एडिटेड, इमेज को एडिट कर सकते हैं। अ टेबल कैन बी पेस्टेड फ्रॉम एक्सेल। तो आई थिंक इसका ऑप्शन आपका तीनों सही है, तो आंसर ए होना चाहिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि कोई दूसरा ऑप्शन होगा तो वो आप कमेंट में रीज़न के साथ बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा सही है सेंटेंस। कैरेक्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ बिट्स, ये सबसे पहला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए बिट्स। फील्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ कैरेक्टर्स या बाइट्स, ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले ये भी रॉन्ग हो गया। रिकॉर्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ फील्ड्स, ये भी रॉन्ग हो गया। यानी तीनों की तीनों सेंटेंसेस रॉन्ग है, नन ऑफ द ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बिट्स जो होता है वो बना होता है, उससे बनता है कैरेक्टर, कैरेक्टर से बनता है फाइल्स, और फाइल्स से बनते हैं रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स से बनते हैं उस फाइल्स को फिर मैनेज किया जाता है, एक जगह डाटा को स्टोर किया जाता है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि किसका रिकॉर्ड किससे क्या बना होता है, और यहाँ उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो नन ऑफ द ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो काफ़ी ईजी, ये क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी और थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं तो सारे ऑप्शन को चेक करना होगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर का जो ऑप्शन है वही चूज़ करके बता रही हूँ, सॉल्व करके बता रही हूँ। तो 8 + 5 इसका ऑप्शन नंबर डी है, और बिना टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आपको सॉल्व करके मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5:10 + 8, तो क्या हो जाएगा 18, और जब यहाँ 4 को हम डिवाइड करेंगे 72 से तो ये भी 18 होगा, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान बना था तो उस समय इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसका पार्ट नहीं था। 525 लोकसभा सीट्स थे, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। और अब लोकसभा सीट्स कितने हो गए हैं, तो अब जो लोकसभा सीट्स हैं वो टोटल है 545 है, प्लस और भी है। शेड्यूल 8 जो है यही आपका नहीं था हिस्सा, बल्कि पहले शेड्यूल कितना था 10, और अब कितने शेड्यूल हो गए हैं 12 है प्रेजेंट में। राइट टू प्रॉपर्टी था जो अब नहीं है। वोटिंग एट एज ऑफ 21 ये भी था, पर अब 18 है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डेगामा जो थे वो इंडिया में सेकेंड विजिट कब किए थे। तो उनका फर्स्ट विजिट आपको जानना होगा, तो 1498 में वो आए थे फर्स्ट टाइम इंडिया के कालीकट में उतरा था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्ज़ाम्स में, लेकिन इस क्वेश्चन में सेकेंड विज़िट की बात की गई है। तो सेकेंड विज़िट उन्होंने की थी 30 अक्टूबर 1502 में। डैट मीन्स कि आवर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो वे सेकेंड टाइम भी कालीकट में ही आए थे, कालीकट जो कि मालाबार कोस्ट में है, जो केरला वाला इलाका है वहाँ पे। और 2-3 रीज़न्स थे वे सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो आए थे इंडिया का रास्ता खोजते हुए व्यापार करने के लिए, लेकिन सेकेंड टाइम वे बदला लेने आए थे, एक तरह के मिलिट्री एक्सपेडिशन पे वे थे, और वे अरब शिप्स को कैप्चर कर लिया था उन्होंने
ये दिखाने के लिए अपना पोर्तुगीज़, वो पुर्तगाल के थे ना, तो पोर्तुगीज़ नेवी की शक्ति दिखाने के लिए एक तरह से उन्होंने ये सब किया था। और पेड्रो अल्वाज कैब्रल करके एक हैं, उनसे वो बदला लेने के लिए भी आए थे, इनका कुछ पर्सनल था। तो वो रीज़न नहीं जानना, आपको सिर्फ ईयर जानना है। लेकिन रीज़न मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी होता है ना, ऑप्शन दे दी जाती है 4, इनमें से कौन सा रीज़न था, तो इसलिए मैंने बता दिया एक्स्ट्रा फैक्ट समझ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर का। ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड एंड नियरली 20 ईयर्स डैश ही हैड लेफ्ट एयरप्लेन्स डैश पायलट बलून्स फुल टाइम। ये साफ साफ यहाँ लग रहा है कि इससे पहले यहाँ पे अगो होना चाहिए। ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड, वे 50 साल के थे। एंड नियरली 20 ईयर्स अगो, लगभग 20 साल पहले। अब आगे आपको सेंटेंस को देखना ही नहीं है, बस इसी से आपको ऑप्शन का आंसर मिल गया, तो आपका ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। वाटर टैंक। ए वाटर टैंक इज़ 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 12 मीटर डीप. It is made of iron sheet which is 3 meter wide. The tank is open at the top. If the cost of iron sheet is ₹10 per meter, what is the total cost of iron sheet required to build a tank? ये जो क्वेश्चन है ये सरफेस एरिया जो ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है वहाँ से है। तो सबसे पहले हम निकालने स्टार्ट करेंगे। लेंथ, ब्रेथ और जो डीप है यानी कि हाइट वो दी गई है। तो आपको सबसे पहले एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया जो है वो शीट जो है शीट का एरिया और सरफेस एरिया जो है टैंक का, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इन दोनों का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस LH। इसका सिंपल फार्मूला होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू बी इंटू एच इंटू एल। लेकिन यहाँ पे ये इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि टैंक इज ओपन एट द टॉप। ये जो क्यूबॉइड शेप आपने देखा होगा, अगर आपको आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर मैथ्स का, तो ये क्यूबॉइड शेप है। इसमें इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब दिया हुआ है। लेकिन इसमें और ये जो क्यूबॉइड शेप का जो है इसे बनाया जा रहा है आयरन शीट से, लेकिन इसके ऊपर के ढक्कन नहीं है। यानी लेंथ का यूज़ कितने बार होगा, सिर्फ एक बार ही होगा। इसलिए हमें ये फॉर्मूला पे काम करना होगा। तो इस पर बस आप बैठा दीजिए। लेंथ और ब्रेथ कितना हुआ, 30 इंटू 20 यानी कि 600 प्लस 2 इंटू ब्रेथ और हाइट कितना हो जाएगा, 20 इंटू 12 240 प्लस लेंथ इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपका, लेंथ कितना है 30 और हाइट कितना है 12, तो 360 हो जाएगा। तो इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1800 मीटर स्क्वायर। अब आगे दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। तो लेंथ ऑफ द शीट रिक्वायर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया को डिवाइड करना होगा विड्थ से, क्योंकि हमें विड्थ ही पता है और लेंथ हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1800 को डिवाइड करेंगे विड्थ से, और विड्थ कितना है, तो हमने इसे कट किया तो 600 मीटर निकला। ये हमारा एरिया निकल गया। अब हमें कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस्ट जो है वो क्या है, 10 रुपये प्रति मीटर। तो 600 को डायरेक्ट इंटू कर देंगे 10 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6000। आई होप कि ये हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा। और हमारा इसका ऑप्शन किसी में भी नहीं है, डैट मीन्स कि नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा। और अगर इसका जो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि टॉप का ओपन था, अगर ये नहीं दिया होता, सिर्फ ये एक लाइन नहीं दिया होता, तो आपका ऑप्शन कुछ और होता, आपका ऑप्शन बी होता। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि टॉप जो है वो खुला हुआ है, तो इसका आंसर आपका 6000 हो जाएगा, जो कि नहीं है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम रीजनिंग। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से रीजनिंग सबसे इजी होता है, अगर वो समझ आए तो
और काफ़ी कम टाइम भी इसमें लगते हैं अगर एक बार में ही आप समझ जाएं तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। एक्स और वाई, यहाँ मैंने पहले ही बताया था हम सर्कल से डिनोट करेंगे किसे, गर्ल को या मेल मेंबर को, और सॉरी गर्ल को या फीमेल मेंबर को, और स्क्वायर से डिनोट करेंगे बॉय या फिर मेल मेंबर को। तो यहाँ पे कहा गया है कि x जो है वो y का प्लस में है, इसका मतलब होता है कि x इज़ द फादर ऑफ y। x जो है वो क्या है, वो फादर है, ठीक है ना, फादर है, यानी ये मेल है किसका, y का। और y का हमें नहीं पता है कि ये y इसका बेटा है या बेटी, तो इसे बस ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट में है x माइनस वाई, इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई का मतलब है कि x इज़ द ब्रदर ऑफ y। x जो क्या है वो भाई है किसका, y का। x जो है वो क्या है, भाई है, तो ये भी मेल मेंबर है y का, ठीक है ना। लेकिन y का यहाँ हमें भी नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता कि ये क्या है, मेल है या फीमेल, तो इसे भी ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट है x इंटू वाई। इतना फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इसे झट से सॉल्व कर देती। तो x इज़ द डॉटर ऑफ y। x जो है वो क्या है, डाउटर है किसका, y का, यानी y कोई हमारे बड़े हैं हमसे और x छोटी है, और ये बेटी है, बेटी यानी फीमेल है, और फीमेल को हम सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, और ये नहीं पता y इसके मम्मी है या पापा, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। x डिवाइड y का मतलब क्या होता है, x इज़ द मदर ऑफ y, यानी x जो है वो क्या है, मदर है किसकी, y की, यानी ये बड़ी है x और माँ है, लेकिन y क्या है नहीं पता। इस हिसाब से आपको इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए a%b, यानी परसेंट का रिलेशनशिप क्या था, परसेंट का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परसेंट का मतलब है कि x इज़ द मदर ऑफ y, यानी उसी तरह से होगा a इज़ द मदर ऑफ b। a क्या है, मदर है किसकी, b की, ठीक है ना, पर b क्या है हमको नहीं पता। तो नेक्स्ट आगे अब देखते हैं, अब इतना अब आप भूल जाइए ये वाली चीज़ को। अब आगे क्या दिया हुआ है, b प्लस सी। b प्लस सी का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है कि x जो है वो फादर है y का, यानी b जो है वो फादर हो जाएगा किसका, c का। b किसका हो जाएगा, फादर हो जाएगा c का, और मेल मेंबर को हम स्क्वायर से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसको भी आप भूल जाइए b को। अब c से d का रिलेशन है माइनस का, तो c से d का रिलेशन माइनस का मतलब क्या होता है कि ये भाई है ना, y का क्या है, भाई है। बराबर वाले रिश्ते को हम बगल बगल में लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस से डैश दे के डिनोट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इज़ द ब्रदर ऑफ d। c जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, d का, और इसे बगल में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई बहन है, या तो ये भाई है या तो बहन है, वो अभी क्लियर नहीं है। देन अब क्या है, c को भूल जाइए, अब d और e को देखिए। तो d और e के बीच क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि x इज़ द डॉटर ऑफ y, उस तरह से हो जाएगा d इज़ द डॉटर ऑफ e, d इज़ द डॉटर ऑफ e की बेटी है, यानी यहाँ आप देखिए कि ये दोनों भाई बहन है, ठीक है ना, भाई बहन है, और ये इसके पापा हैं, और ये इसकी क्या है, माँ है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, और हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन को हम प्लस से डिनोट करते हैं। तो यानी ये दोनों के मम्मी पापा ये हुए, और ये दोनों सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है। तो यहाँ पे बताना क्या है, ए इज़ रिलेटेड टू ई, ए का क्या रिश्ता है ई से। तो ए को हमने सर्कल से डिनोट किया है, और सर्कल से मैंने क्या बताया था कि ये फीमेल है ना, और ये क्या है, इसकी ये जो मेल मेंबर है इसकी माँ है ना। तो ये इसकी क्या हुई, इस फीमेल की, ये पति पत्नी है, तो ये दोनों पति पत्नी हैं, तो ये इसकी क्या होगी, बहू, ये हो गई सास इसकी, मदर इन लॉ, और ये डॉटर इन लॉ। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, मदर इन लॉ है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझे होंगे ध्यान से, अगर आपने मेरी बातें सुनी होंगी तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरह की गलती अगर हुई है इस वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और रीज़न भी बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या गलती हुई थी और क्या होनी चाहिए थी। और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आए, मुझे उसके करेक्ट आंसर नहीं मिले, तो मैंने उससे नहीं बताया है, तो वो भी आप बता सकते कमेंट करके। और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ मैं आज PDF शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ये दोनों कंप्लीट हो गया है हमारा। थैंक यू।